नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका YouTube के हमारे इस नए वीडियो पे जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। क्लास 10th फुल वीडियो मिलेगा आपको वन शॉट में, तो देखिए इस पूरे वीडियो को। और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, ICSE हर जगह पे आपको ये वीडियो काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, द टर्म इलेक्ट्रिसिटी से आपका क्या मतलब है? इलेक्ट्रिसिटी जब चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको क्या मिलती है, करंट मिलती है। और इधर के चार्ज से और इधर के चार्ज से जो भी डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं या वोल्टेज बोलते हैं। और ये करंट और वोल्टेज की कहानी है। इनके बीच में कांस्टेंट होता है रेसिस्टर, यानी कि रेसिस्टेंस। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी आज के मॉडर्न वर्ल्ड में बड़ा ही क्रूशियल रोल निभाती है। और ग्रीक वर्ड था इलेक्ट्रिका। क्या था ग्रीक वर्ड? इलेक्ट्रिका। तो इलेक्ट्रिका से इलेक्ट्रॉन ये बना और थेल्स ने बाद में प्रपोज किया, तो इलेक्ट्रिसिटी इसका नाम पड़ा। इलेक्ट्रिक करंट, पहली बात तो इलेक्ट्रिक करंट अभी मैंने बताया आई से डिनोट करते हैं हम। इलेक्ट्रिक करंट किस में फ्लो होती है और किस में नहीं फ्लो होती, सबसे पहले तो हमको यही देखना पड़ेगा। तो आइए पहले जान लेते हैं। हमारा जो सॉलिड मैटर है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। पहला तो होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, और फिर होता है सेमीकंडक्टर। तो ये 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। कंडक्टर वो जो कंडक्ट कर सके, कंडक्टर वो जो कंडक्ट कर सके, इंसुलेटर जो कंडक्ट न कर सके, और सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को बनाने में काम आते हैं क्योंकि कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज रखते हैं, इसके विशेष गुण इनके अंदर होते हैं। क्या? क्योंकि इनमें हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी ये पूरी स्टडी किसके बारे में रहेगी? कंडक्टर्स के बारे में रहेगी। कंडक्टर्स की डिफिनीशन क्या है? कंडक्टर्स वो हमारे मेटल्स हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिनमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, तो वहाँ पे एक हमको करंट देखने को मिलती है। इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और सेमीकंडक्टर में इसमें एनर्जी बैंड गैप के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने डिफाइन किया है करंट को। तो इलेक्ट्रिक करंट को बेसिकली हम कह सकते हैं I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। और चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ एक यूनिट टाइम में, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ एक यूनिट टाइम में। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक बैटरी बनाई गई है, ये बैटरी है, और यहाँ पे इस बैटरी के अंदर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो वोल्टेज व्यू दिखा रहा है, तो ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे करंट व्यू दिखाएगा, तो जिधर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अभी क्या दिखा रहा था? करंट दिखा रहा था। तो जिधर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, जिधर भी इलेक्ट्रॉन लाइन लगा के जा रहे होते हैं, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या देखने को मिलती है? करंट। तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ एक यूनिट टाइम में, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ एक यूनिट टाइम, उसे क्या कहते हैं हम? करंट कहते हैं। करंट
आई को हम एसआई यूनिट इसकी होती है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं और एक बार में तैयार करना चाहते हैं तो नोट्स भी बनाते चले साथ में। एसआई यूनिट करंट की क्या होती है? एम्पियर। और करंट को मेजर किससे किया जाता है? किस डिवाइस से इसको मापा जाता है, मेजर किया जाता है? करंट को मेजर किया जाता है बाय एमीटर। करंट को किससे मेजर किया जाता है? एमीटर से मेजर किया जाता है। और करंट के ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्मूले, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज फ्लोन बाय टाइम, Q बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में यहां पे ये देखिए, ये वोल्टेज सोर्स है, यहां पे ये की लगी हुई है, और करंट हमेशा माइनस से प्लस की तरफ फ्लो होता है। करंट किधर फ्लो होता है? हमेशा माइनस से प्लस की तरफ फ्लो होता है। माइनस से प्लस की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको फ्लो होते हुए दिख रहे हैं। तो ये 2-3 एग्जांपल से हमको क्या देखने को मिलता है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट रहती है। यहाँ पे देखिए हमारा बल्ब लगा हुआ है, ये ग्लो कर रहा है। जैसे ही की बंद हो रही है तो ये फ्लो कंप्लीट होता है, और जैसे ही की ओपन हो जाती है ये फ्लो रुक जाता है, और जैसे ही फ्लो रुकेगा सर्किट ब्रेक हो जाएगी। करंट को फ्लो होने के लिए एक क्लोज लूप चाहिए होता है। करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए होता है? क्लोज लूप। जहां जिस पॉइंट से वो शुरू करेगा घूम के फिर उसी पॉइंट पे उसको वापस पहुंचना जरूरी है। अगर बीच में ब्रेक आ गया, जैसे कि ये की कर रही है, तो यहाँ पे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह से हम करंट को समझ सकते हैं। एम्पियर इसकी यूनिट होती है, और 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड, अगर हम चार्ज को 1 कूलम रखें और टाइम को 1 सेकेंड रखें तो 1 कूलम पर सेकेंड 1 एम्पियर करंट की डिफिनीशन हो सकती है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ से निकाला जा सकता है। जैसे कि एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं, अ करंट ऑफ 0.7 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ हीटर फॉर 5 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट पास थ्रू द सर्किट। तो करंट की वैल्यू दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है आपका, Q चार्ज की वैल्यू बतानी है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो लिख लेते हैं सारा डाटा। I इज इक्वल्स टू 0.75 एम्पियर, टाइम इज इक्वल्स टू 8 मिनट्स। ऑब्वियस सी बात है, हम इसको चेंज करेंगे, सेकंड में होना चाहिए, तो 8 इंटू 60 का मल्टीप्लाई होगा ना, 240 सेकेंड्स। और Q पूछ रहा है, Q पे क्या है? क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे Q की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी से। I की वैल्यू क्या है? 0.75। Q की वैल्यू क्या है? नहीं पता। और T की वैल्यू क्या है? 240 सेकेंड। सो फाइनली Q इज इक्वल्स टू 0.75 इंटू 240, और बस 75 का 240 से इंटू करा दो। 75 इंटू 24, 20, 28 प्लस 2 30, और 150, सो 008 1800, और एक जीरो और 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट। तो 180 कूलम्ब का चार्ज, 180 कूलम्ब का चार्ज, अरे भाई यहाँ पे देखो 240 था, क्या है यहाँ पे? 240 नहीं, 480। हाँ, तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पे अ करंट ऑफ 0.75 एम्पियर फ्लोज थ्रू हीटर फॉर 8 मिनट्स। तो करंट की वैल्यू दी हुई है 0.75 और टाइम 8 मिनट के लिए फ्लो होती है।
फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट पासेस थ्रू द सर्किट। इलेक्ट्रिक चार्ज कितना पास होगा सर्किट से, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज कितना पास होगा सर्किट से। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दी हुई है लिख लेते हैं डेटा। करंट दिया हुआ है 0.75 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 8 मिनट्स। ऑब्वियस सी बात है, हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे सेकंड्स में। 8 इंटू 60 480 सेकेंड्स। और इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अभी जस्ट पढ़ा, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। I की वैल्यू 0.75, Q की वैल्यू नहीं पता, T की वैल्यू क्या है 480। ये 480 जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो Q इज इक्वल्स टू 0.75 इंटू 480। 75 इंटू 48 करा लो, बाकी जीरो और पॉइंट देख लेंगे। तो 75 इंटू 48, 8 5 जा 40, 0 4, 5 4 जा 24, 7 5 जा 56 6 5, 7 4 जा 28 प्लस 2 3, 33, 0 10 6 3, 3600 केवल 75 और 45 का प्रोडक्ट आया है। एक जीरो और लगाना है यहां से, और दो डिजिट्स को छोड़ के पॉइंट लगा देना है। यही है ना, दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो 360 व्हाट कूलम इज योर चार्ज। 360 कूलम क्या है आपका चार्ज है। तो आसान सा न्यूमेरिकल रहता है, तीन क्वांटिटीज हैं आई टी एंड क्यू। आई टी एंड क्यू, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर इस पे आ गया, एक नंबर का क्वेश्चन आ गया तो निपटा देना, क्या करना है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलते हैं आगे। विच देखो ये एमसीक्यू पूछ रहा है, विच ऑफ द गिवन इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी अभी जस्ट बताया भाइयों, क्या एम्पियर। क्या होता है एसआई यूनिट करंट का, एम्पियर। हाँ, तो अब हम पहली क्वांटिटी करंट को देख चुके हैं, समझ चुके हैं, अभी और भी आगे कनेक्शंस आएंगे उसके। दूसरी क्वांटिटी हमारी वोल्टेज। वोल्टेज, अब वैसे तो वो वोल्टेज है वर्क डन एक चार्ज को मूव कराने में जितना लगता है, उसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। या V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। V वोल्टेज को भी कहते हैं, वोल्टेज, और पोटेंशियल डिफरेंस इसी को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना, V E EMF, हाँ, तो बहुत सारी चीजें कहते हैं इसको। और वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज, कितना वर्क डन लगता है एक चार्ज को इन्फिनाइट से चार्ज पार्टिकल के पास में लाने पे, इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लो, बहुत डिटेल में जाने की आपको आवश्यकता है नहीं। सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। और एक क्वेश्चन चलो इस पे भी करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क डन हुआ इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 9 वोल्ट। तो कितना वर्क डन लगा, W क्लियरली पूछा जा रहा है आपसे। और इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम, 3 कूलम यूनिट से भी पहचानो ना, क्या है ये, चार्ज है। 3 कूलम क्या है, चार्ज है। बिटवीन 2 पॉइंट्स विद द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज दिया हुआ है 9 वोल्ट। वही है, तीन क्वांटिटीज, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू।
तो V की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, सब यूनिट मिनट तो सही है 9। W वर्क डन ही नहीं पता अपने को, Q पता है 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, 3 9 जा 27, वर्क डन है तो जूल, वर्क डन है तो जूल, जूल एनर्जी का, वर्क डन का, हीट का, इन सब का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। यूनिट आपको विशेष ध्यान देना है। अच्छा, यूनिट से याद आया, वोल्टेज का चलो हमने फॉर्मूला तो कर लिया, वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज, लेकिन वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट वोल्टेज की होती है आपका वोल्ट्स, एसआई यूनिट होती है वोल्ट्स। और कौन सी डिवाइस से मेजर किया जाता है, किस डिवाइस से मापा जाता है, तो मेजरिंग डिवाइस होती है इसकी वोल्ट मीटर। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है कि वोल्ट मीटर कनेक्ट कैसे किया जाता है, सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल में, जबकि एमीटर कहां पे कनेक्ट किया जाता है, करंट जो इससे मेजर किया जाता था, एमीटर कनेक्ट किया जाता है सीरीज में। तो वोल्ट मीटर पैरेलल में और एमीटर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान देनी है। तो दिस इज योर आंसर 27 जूल। सर्किट किसे कहते हैं, एक क्लोज पाथ, सर्किट किसे कहते हैं, एक क्लोज पाथ जहां पे एक बैटरी लगी हो, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ हो, और एक क्लोज पाथ में करंट फ्लो कर रही हो। यहाँ माइनस से प्लस, हमेशा छोटा वाला सिरा माइनस होता है और बड़ा वाला प्लस होता है, हमेशा माइनस से प्लस की तरफ करंट फ्लो करती है। करंट इधर फ्लो करेगी इस बैटरी की वजह से। यहाँ पे देखो वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, कहाँ पे कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। देखो एमीटर कहाँ पे कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है। पैरेलल सीरीज वो भी अभी हम देखते हैं। तो करंट इधर से फ्लो होगी, एमीटर से होते हुए इस लोड से होके जाएगी, वापस उसी वोल्ट मीटर में चली जाएगी, उसी करंट वोल्टेज सोर्स पे चली जाएगी। तो एक क्या बना रही है यहाँ पे, क्लोज लूप बना रही है। एक क्या बना रही है यहाँ पे, क्लोज लूप। यहाँ पे मेन दिखाया गया है कि वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में कनेक्ट होता है और एमीटर आपका सीरीज में कनेक्ट होता है। अच्छा, ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपको पहचानने हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम में पूछता है। तो एक सिंगल बैटरी, सिंगल सेल प्लस माइनस और कई सारे सेल्स को मिला दिया जाए तो इसे क्या कहेंगे, हम बैटरी कहेंगे। तो सिंगल है तो सेल है और कई सारे हैं तो बैटरी है। प्लग की ओपन है, प्लग की क्लोज्ड है, ये ओपन है तो कुछ नहीं है, क्लोज्ड है। वायर जॉइंट है, दो वायर्स को कनेक्ट कर दिया गया है तो क्या है, वायर जॉइंट है। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, ऊपर से दिखाया गया है तो क्लियरली ये तार कनेक्टेड नहीं है, ऊपर से निकाले गए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरह से भी दिखाते हैं, इस तरह से भी दिखाते हैं। रेसिस्टेंस अभी आएगा, रेसिस्टेंस अभी आएगा। वेरिएबल रेसिस्टेंस, रिहोस्टेट भी कहते हैं इसको, और इस तरह से भी दिखाया जाता है। तो ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है। एमीटर इस तरह से दिखाया जाएगा, वोल्ट मीटर इस तरह से दिखाया जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अभी सर्किट आप जैसे ही करोगे तो वहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। ओम्स लॉ पहले थ्योरी कर लेते हैं, पूरी थ्योरी पहले कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन इसके करते हैं। वैसे थ्योरी के साथ भी एक एक क्वेश्चन जरूर लेते चलेंगे, लेकिन पहला प्रायोरिटी हमारी थ्योरी है। तो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ में आप ये कह सकते हैं कि V is directly proportional to current. V means voltage is directly proportional to current. जो वोल्टेज होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। यस, तो वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल होता है। और जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो इज इक्वल्स टू लगेगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। तो आई आर, वी इज इक्वल्स टू आई आर। और ये आर क्या होता है, वी और आई तो आप पहचानते होंगे, वोल्टेज एंड करंट है ये। आर क्या है, रेसिस्टेंस है। आर क्या है, रेसिस्टेंस है। ठीक, तो वी इज इक्वल्स टू आई आर।
इसके बीच में वोल्टेज और करंट वी आई ग्राफ भी बनता है, आई वी ग्राफ भी बोलते हैं, वी आई ग्राफ भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो लीनियर क्वांटिटी है इसे क्या कहते हैं हम? रेसिस्टेंस कहते हैं। यहीं पे एक बात नोटिस कर लेना, जितना स्टीप यानी कि जितना ज़्यादा स्लोप होगा इस रेसिस्टर वाले का उतना कम रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी, और जितना कम स्लोप होगा यानी कि करंट की वैल्यू उसमें कम रहेगी उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना रिलेशन V बाई आई, ये आई को इधर भेज दो डिवाइड में, V बाई आई इज इक्वल्स टू आर, V बाई आई इज इक्वल्स टू आर। आर एंड आई, करंट एंड रेसिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? अगर हम रेसिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे, अगर हम रेसिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू यहाँ पे कम होगी। अगर हम रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू कम होगी, और रेसिस्टेंस की वैल्यू को घटाएंगे, कम करेंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो इनवर्सली अपोजिट रिश्ता है ना दोनों में। कैसा कैसा प्रोपोर्शनल नहीं है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर, ये आपका क्या है? ओम्स लॉ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी इससे होंगे, और ये यहाँ पे ग्राफ वाला क्वेश्चन भी आएगा। तो जितना आपको ऐसे याद रखना है, जितना ज़्यादा स्टीप एंगल है, स्टीप मतलब कि जितना हाई एंगल है उतना कम रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी, ये याद रखना है आपको। तो V इज इक्वल्स टू आई आर। रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव इन्होंने करके दिखाया है कि टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड नाइक्रोम वायर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, हम वन शॉट वीडियो बना रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो ये फालतू चीज़ों पे डिस्कस करेंगे नहीं, सीधा सीधा थ्योरी का कंटेंट करते हैं और सीधा सीधा आते हैं न्यूमेरिकल पे। तो ये वही लीनियर ग्राफ है। द obstruction offered by material of conductor to the passage of electric current is known as इलेक्ट्रिक करंट को कौन ऑब्स्ट्रक्ट करता है, कौन रोकता है? अभी मैंने बताया ना वहां पे कि करंट और वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन होता है। तो करंट को कौन ऑब्स्ट्रक्ट करता है? करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है रेसिस्टेंस। करंट को कौन ऑब्स्ट्रक्ट करता है? रेसिस्टेंस। कौन करंट का रास्ता रोकता है? रेसिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी आर की वैल्यू को? आर की वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो रेसिस्टेंस आर, जिसका यूनिट क्या है? ओम, इसको तीन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, सीधा फॉर्मूला ही लिख लो, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, वेयर R तो आपका रेसिस्टेंस हो गया, R तो आपका रेसिस्टेंस हो गया, या सही यूनिट क्या होती है इसकी? ओम। इस तरह से करके दिखाते हैं। रो क्या है? रो है रेसिस्टिविटी। रो क्या है? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होती है? रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? क्या होती है वो तो अभी हम समझेंगे ही। रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम इंटू मीटर। एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहोगे सर ये सब क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर वंडक्टर। आओ दिखाते हैं। तो देखो, जो हमारी वायर्स होती है ना, वो कुछ इसी शेप की होती है, यानी कि सिलेंड्रिकल। वायर्स जो होती है हमारी किस शेप की होती हैं? सिलेंड्रिकल शेप की। तो अगर वो सिलेंडर है तो उसमें कुछ लेंथ होता होगा, यानी कि लेंथ ऑफ द वायर, और उसका क्रॉस सेक्शन का कुछ एरिया भी होता होगा।
जो कि अगर सर्कल है, जो कि अगर क्या है, सर्कल है, तो सर्कल के एरिया के बराबर होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो लेंथ और एरिया यहां से हमको मिल जाते हैं। एक तरह से लेंथ है लंबाई, वायर की लेंथ, और क्रॉस सेक्शन एरिया है उसकी मोटाई, यानी कि वायर कितना मोटा है। कभी कह दे कि आधा कर दिया गया लंबाई में तो एल हाफ करना है, और अगर आधा मोटाई में कर दिया गया तो ए को हाफ कर देना है। तो इस तरह से। और रो क्या है, व्हाट इज रो? रो देखो रेसिस्टिविटी है, रो कहते हैं इसको, रेसिस्टिविटी है। ये नेचर गिवन प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। हर मटेरियल की क्या होती है, फिक्स होती है। कंडक्टर्स में रो की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और रो और आर का रिलेशन हम देख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रो की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू भी बढ़ेगी, और जहां पे आर की वैल्यू हाई होगी वहां पे करंट कम जाएगी। तो कंडक्टर्स में रो की वैल्यू क्या होती है, बहुत लेस होती है, 10 टू द पावर -10, 11, 12 टेबल आएगा आगे। इस तरह से कंडक्टर्स में 10 टू द पावर माइनस, मतलब पॉइंट के बाद माइनस, पॉइंट के बाद 5, 8, 10 जीरो उसके बाद। और जबकि इंसुलेटर में रो की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। और इंसुलेटर में अगर रो की वैल्यू हाई है तो आर की वैल्यू भी हाई होगी, और आर की वैल्यू हाई है तो कम करंट पास हो पाएगी, या तो बहुत हाई है 10 टू द पावर 10 और 16 में होता है, तब तो बिल्कुल भी करंट पास नहीं हो सकती। तो रो नेचर गिवन प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल को, जो कि उसे कंडक्टर या इंसुलेटर बनाती है। अगर रो की वैल्यू कम है तो कंडक्टर है, रो की वैल्यू ज्यादा है तो इंसुलेटर है, ऑब्वियस सी बात। तो ये आप समझ गए हैं क्या है, एल और ए, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, तो इस फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन करेंगे भी अभी। उसके बाद ये देखो, एक रिहोस्टेट को दिखाया गया है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, लेबोरेटरीज में हमारे रखा होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये ऊपर ये जो टिप दिख रहा है ना, इसको हम घुमा के मतलब आगे पीछे करके, एडजस्ट करके हम इसके रेसिस्टेंस को वेरी करा सकते हैं, रेसिस्टेंस को बदल सकते हैं। 3 ओम, 5 ओम, 7 ओम, 10 ओम आगे पीछे करके हम एडजस्ट कर सकते हैं, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट इससे परफॉर्म हम कर सकते हैं। तो रिहोस्टेट है ये। यहाँ पे देखो एम्प्स, यानी कि करंट को मेजर करने वाला एम्प्स दिख रहा है ना, एम्प्स मेजर करता है। एम्प्स मतलब एम्पियर, एम्पियर मींस एमीटर है, ये करंट को मापने वाला डिवाइस है, करंट को मेजर करने वाला डिवाइस है। इसी तरह से देखो वोल्ट मीटर है हमारा, ये वोल्ट को मेजर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, वोल्ट डीसी। हाँ, तो ये सारे एग्जांपल है। ओम्स लॉ पे क्वेश्चन आ गए हैं, या रेसिस्टिविटी वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ गए हैं। तो आओ करते हैं एक क्वेश्चन और चलते हैं आगे की तरफ। इसके बाद देखो हम लोग अभी थ्योरी कर ले रहे हैं, थ्योरी के साथ साथ एक एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं। इसके बाद हम एक पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पे भी पूरा का पूरा वन शॉट बना देंगे, और पूरा का पूरा प्रीवियस आपको यहीं पे खड़े खड़े रिवाइज हो जाएगा। तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। 3 घंटे 4 घंटे आप पढ़ के ये वीडियो जाइए, और आप आराम से फिजिक्स का पेपर अच्छे से फोड़ के आ सकते हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। द रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। द रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर, और इज 30 ओम। रेसिस्टेंस कितने का है, 30 ओम। यूनिट से भी पहचानो, यूनिट से भी पहचानो। ओम किसकी यूनिट होती है, रेसिस्टेंस की होती है ना, तो बिल्कुल रेसिस्टेंस है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर तो था नहीं वहां पे यार, 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 चूंकि टेम्परेचर है, इसका कोई काम अभी है नहीं, छोटी क्लासेस में आगे देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ कंडक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे कोई काम टेम्परेचर का है नहीं। तो ये डेटा आपका फिजूल का है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.4 mm, डाया दिया हुआ है 0.4 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? रेसिस्टिविटी बता दीजिए। ठीक है, तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूला आपको पता है।
R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ये रो ऑब्वियस सी बात है ऊपर से मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो R की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे हम 30 ओम, ठीक है। L की वैल्यू 1.5 मीटर, ठीक है। लेकिन D जो है वो D तो यहां पे हम पुट कर नहीं सकते, हमको तो एरिया रखना पड़ेगा। और एरिया भी हम रखेंगे अगर हम इस D से, चलो सपोज हम R निकाल लेते हैं, D बाई 2 हो जाएगा, 0.5 बाई 2 इज 0.2 mm का आपका क्या आ गया, रेडियस आ गया। तो अगर हम mm से निकालेंगे तब तो फिर mm में एरिया आएगा, mm स्क्वायर। तो इससे बढ़िया है कि हम इसको क्या कर लें, मीटर में चेंज कर लें। तो क्योंकि मीटर में ही डिस्टेंस की यूनिट रखी जा रही है ना, तो मीटर में इसको चेंज करेंगे तो 0.2 डिवाइडेड बाई 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 होते हैं। तो 1000, अब ये बन गया मीटर। 1000 होने से क्या हुआ कि इसको मैं लिख लूंगा, ये 10 की पावर -3 ऊपर गया और ये पॉइंट का और ले लो, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर में लिख सकता हूं इसको, समझ रहे हो। 3 पावर ऊपर गई नेगेटिव और 1 पावर और ले ली मैंने नेगेटिव इससे, तो यहां पे क्या हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -4। अगर ये रेडियस है तो एरिया क्या होगा, क्योंकि एरिया रखना है ना हमको, तो वहां पे अगर ये रेडियस है तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू तो ठीक है 3.14 रखेंगे हम। आर स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 और 4 का इसमें इंटू करा लो, 4 8 जा 32 का 2, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, 4 3 जा 12.72 और 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर 10 टू द पावर -8। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये आ गया आपका ऑलमोस्ट एरिया। अब सारी की सारी यहां पे वेरिएबल्स हमारे रेडी है रखने के लिए, तो आओ कर लेते हैं इसको। आर की वैल्यू क्या है भैया, आर की वैल्यू है 30 ओम। रो की वैल्यू क्या है नहीं पता, यही तो पता करने निकले हैं हम। एल की वैल्यू क्या है, लेंथ ऑफ द वायर 1.5 मीटर में ही था, तो कोई चेंज वेंज करने की जरूरत है नहीं। और बाई 0.7572 इंटू 10 टू द पावर -8, ये इधर मल्टीप्लाई जाएगा। तो देखो ये पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो नीचे 10 से इंटू कराना पड़ेगा, ये पॉइंट मैं इधर हटा दूं तो ऊपर 100 से इंटू कराना पड़ेगा, है कि नहीं। इतना तो पढ़े ही होगे, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 से इंटू, पॉइंट हटाओगे इसके पीछे 2 वेरिएबल हैं तो 100 से इंटू कराना पड़ेगा। तो एक बार लिख लेता हूँ अच्छे से, और लिखने के साथ ही इन सारे के सारे, और ये देखो ये 0 से 0 कट गया और बाकी सबको उधर भेज देता हूँ मैं। तो 30 इधर पहले से ही था, ऊपर गया 1272 इंटू 10 टू द पावर 8 भी ऊपर गया इंटू में -8, और नीचे गया 15 इंटू 10। ये आ गया आपकी रो की वैल्यू। 10 से एक 0 काट लो, 3 5 जा 15 और 5 से इसको डिवाइड करा के 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और फिर 5 4 जा 20 इंटू 10 टू द पावर -8, दैट इज द वैल्यू ऑफ रो। तो 2.51, इसको 2 डिजिट अगर हम इधर ले आए तो बिल्कुल ये आंसर बन जाएगा। ये देखो अगर पॉइंट ये 2 डिजिट इधर आएगा तो 2.5, बस 1 डिजिट तक ले लेते हैं, और 2 डिजिट मैंने पॉइंट आगे लगाया ना, तो इसकी 2 पावर्स मैंने खर्चे करे हैं, तो 10 टू द पावर -6 इक्वल टू रो आ जाएगा आपका। तो देखने में क्वेश्चन हैवी लग रहा है, लेकिन है वही चीज की 4 वेरिएबल्स है, ये 4 वेरिएबल्स है, r इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और इन्हीं 4 में से किसी एक को गायब कर देगा और 3 की वैल्यू दे देगा। तो आपको उसी में से खेलना है। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन 1 2 बार 3 बार इस तरह के क्वेश्चन आप करेंगे तो बिल्कुल होने लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी,
तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक और क्वेश्चन देखो इन्होंने दिया है, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो, लेकिन क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। आगे देखते हैं और सारे क्वेश्चन इसके। रेसिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर, रेसिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर, रेसिस्टर्स को यानी कि रेसिस्टेंसेस को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। तो दो तरह के पॉसिबल कनेक्शंस है हमारे पास, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। दो तरह से अरेंज किया जा सकता है, सीरीज अरेंजमेंट एंड पैरेलल अरेंजमेंट। और इससे क्या आएगा बोर्ड में, मैं सीधे वो आपको करवा देता हूं, तो आप यहां पे इस प्रूविंग को जरूर कर लीजिए। दैट इज सीरीज कनेक्शन या सीरीज सर्किट। तो सीरीज कनेक्शन में आप बाय द वे दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंसेस ले सकते हैं। मैं यहां पे 3 लेके चल रहा हूं, और अगर 2 हैं तो आप दो के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, और फिर ये सर्किट आप बना सकते हैं। तो R1, R2, R3 ये 3 रेसिस्टेंस मैंने ले लिए, एक वोल्टेज सोर्स ले लिया V का। तो 3 रेसिस्टेंस R1, R2, R3 और एक वोल्टेज सोर्स V का। यहां पे माइनस से प्लस की तरफ एक करंट फ्लो होगी, माइनस से प्लस की तरफ एक क्या होगी, करंट फ्लो होगी इस डायरेक्शन में। तो ये देखो I करंट, I करंट, I करंट। अब ये I करंट के पास और कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, तो ये I करंट इसी पाथ को फॉलो करते हुए और उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, एक क्लोज लूप बनाते हुए। एक क्या करते हुए, क्लोज लूप बनाते हुए। लेकिन जब करंट सेम फ्लो हो रही है तीनों रेसिस्टेंसेस पे, 2 या 2 से ज्यादा रेसिस्टेंसेस में अगर करंट सेम फ्लो हो रही है, तो आप ये कह सकते हो कि ये 2 या 3 जितने भी एलिमेंट्स में सेम करंट फ्लो हो रही है, वो एलिमेंट्स क्या हैं, सीरीज में है। वो एलिमेंट्स क्या हैं, सीरीज में है। तो ये R1, R2, R3 सीरीज में है। और सीरीज कनेक्शन में एक बात का ध्यान रखना कि करंट तो आपकी सेम होती है, बट वोल्टेज आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है। वोल्टेज आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है। मींस मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वोल्टेज जो है ये इन तीनों पे बट जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब डिफरेंट बन जाएगा, इस पे अलग वोल्टेज, इस पे अलग वोल्टेज, इस पे अलग वोल्टेज। लेकिन करंट इस वोल्टेज सोर्स से सीरीज सर्किट में है अगर, तो करंट क्या है, सब में सेम ही है। तो चलो वही काम हम करेंगे यहाँ पे हम सबसे पहले वोल्टेज सपोज कर लेंगे। सपोज यहाँ पे हमारा वोल्टेज है V1, यहाँ पे हमारा वोल्टेज है V2 और यहाँ पे हमारा वोल्टेज है V3। यहाँ पे का मीन्स R1 के अक्रॉस वोल्टेज हमारा है V1, R2 के अक्रॉस वोल्टेज है V2, R3 के अक्रॉस वोल्टेज है V3। तो अगर ये तीनों वोल्टेजेस इसी वोल्टेज के 3 पार्ट्स हैं, तो V मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V किसके इक्वल होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3। और V वोल्टेज क्या है, हम जानते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR। V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR। और V इज इक्वल्स टू IR, तो I कौन सी, V कौन सा है, पूरे सर्किट का मेन वाला वोल्टेज है कि नहीं। V पूरे सर्किट का मेन वाले वोल्टेज की बात हो रही है, तो V इज इक्वल्स टू IR में I भी कौन सा होगा, पूरे सर्किट की मेन वाली करंट का होगा। सर मेन वाली करंट क्या होता है, करंट तो इस पूरे सर्किट में सेम ही चल रही है, I, ठीक है। और R पूरे सर्किट का R कौन सा, पूरे सर्किट का R। पूरे सर्किट का R तो पता ही नहीं है, R1, R2, R3 तीन अलग अलग R हैं।
चलो एक आर हम पूरे सर्किट का सपोज कर लेते हैं इक्विवेलेंट। क्या कौन सा आर है? इक्विवेलेंट आर है। इन तीनों के बराबर पावर रखने वाला क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा? आई आर इज इक्वल टू V1। इसको भी V इज इक्वल टू आई आर से खोलेंगे। बस अब चेंज क्या रहेगा कि V1 R1 के अक्रॉस है, तो यहां की करंट और यहां का रेजिस्टेंस लगेगा। यहाँ पे यहां की करंट और यहां का रेजिस्टेंस। तो V1 को हम क्या बोल सकते हैं? आई आर, यानी कि I तो I है, सेम ही है। R की जगह पे क्या होगा? R1 प्लस V2 क्या होगा? यहां की करंट और यहां का रेजिस्टेंस IR2 प्लस V3 क्या होगा? यहां की करंट यहां का रेजिस्टेंस IR3। और अगर हम I कॉमन निकाल ले तीनों में से, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज योर I R इक्विवेलेंट। I से I क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही प्रूविंग आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, सीरीज की और पैरेलल की भी। तो सीरीज की आप जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, जो करना हो कर लो। पैरेलल की मैं कराता हूं। तो सेकंड प्रूविंग है हमारी पैरेलल की, पैरेलल अरेंजमेंट। सेकंड प्रूविंग है हमारी पैरेलल अरेंजमेंट। तो पैरेलल सर्किट फिर से मैं सपोज 3 रेसिस्टेंसेस ले रहा हूं जो कि इस बार कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। मुझे कैसे पता चला? अभी मैं आपको पहचानने का तरीका बताता हूं। तो वैसे तो एक्सेल लिया है, बैटरी मान सकते हो 2-3 लगा लेना। V वोल्टेज लिया, R1 R2 R3 हमारा रेजिस्टेंस है। तो V वोल्टेज की वजह से क्या होगी? यहाँ पे करंट माइनस से प्लस की तरफ फ्लो होगी। I करंट, I करंट, I करंट। लेकिन इस पॉइंट पे आके, इस जंक्शन पे आके, इस करंट के पास 3 रास्ते। कौन से 3 रास्ते? एक ऊपर जाने वाला, एक स्ट्रेट निकलने वाला और ये इधर निकलने वाला। 3 रास्ते हैं ना। तो ये करंट क्या कहाँ जाएगी? आपको क्या लगता है? ये करंट तीनों पे बढ़ जाएगी। ये करंट क्या हो जाएगी? तीनों पे बढ़ जाएगी। और 3 करंट हमको अलग अलग लेनी पड़ेंगी, I1, I2, I3। अब ये I1 यहाँ से होके I1 जा रही है, यहाँ से I2 जा रही है, यहाँ से होके I3 जा रही है। तो ये तीनों करंट जा रही है। उसके बाद ये I1 यहाँ से होके यहाँ पे पहुँचेगी, I2 यहाँ पे पहुँचेगी, I3 यहाँ पहुँचेगी। ये तीनों फिर मिल जाएंगी और I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे फिर से I करंट फ्लो करने लगेगी, फिर से I करंट फ्लो करेगी और यहाँ पे आके फिर से क्लोज लूप बना लेगी। तो इस तरह से पैरेलल सर्किट है। अब पैरेलल सर्किट हम पहचाने कैसे? पहली बात तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट होती है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि पैरेलल अगर सर्किट है तो ये वोल्टेज अगर V है तो यही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगा, इसके अक्रॉस भी होगा, इसके अक्रॉस भी होगा। सेम वोल्टेज V वोल्टेज इसके अक्रॉस R3, R2, R1, तीनों के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा? V ही वोल्टेज होगा। बट करंट जैसा कि तुम देख रहे हो, करंट के पास अलग अलग पाथ थे। I1, I2, I3 में बट गई करंट। तो यही से हमारा प्रूविंग की शुरुआत होती है। तो हम ले सकते हैं I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 ले सकते हैं ना। और V इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ। सो I इज इक्वल्स टू V बाई आर होता है ना। I इज इक्वल्स टू V बाई आर।
और I ये मेन वाला जो करंट है ये मेन वाले वोल्टेज और मेन वाले रेसिस्टेंस के डिवाइड में होगा। I इज इक्वल टू वी बाई आर, तो मेन वाला वोल्टेज और मेन वाला रेसिस्टेंस, तो ये मेन वाला करंट I, मेन वाला वोल्टेज तो V ही है और मेन वाला रेसिस्टेंस नहीं पता है हमको, तो इक्विवेलेंट मान लेंगे जैसे पिछले वाले में माना था। I1 क्या है? करंट अक्रॉस R1 रेसिस्टर, करंट अक्रॉस R1 रेसिस्टर, तो R1 रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना है करंट है? I इज इक्वल टू वी बाई आर लगा दोगे। कहोगे सर I तो यहाँ का R तो पता है लेकिन V नहीं पता है। अरे भैया पैरेलल सर्किट है ना, तो ये वोल्टेज जो है ये यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है, तो यहाँ का I इज इक्वल टू वी बाई आर में V के प्लेस पे तुम V ही रखोगे और R के प्लेस में यहाँ का रेसिस्टेंस R1 रखोगे। सेम I2 पे कितना करंट है? I इज इक्वल टू वी बाई आर, V कितना है? V ही है, R कितना है? R2 प्लस I इज इक्वल टू वी बाई आर, I इज इक्वल टू वी बाई आर मीन्स V कितना है? V ही और R कितना है? R3। तो हम ये कह सकते हैं कि V बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाई R1, और देखो V तीनों में कॉमन है कि नहीं, ये देखो ये तीनों में ऊपर भी कॉमन है न्यूमरेटर में, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, और यहाँ पे V से V तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो इस चैप्टर से कोई प्रूविंग अगर आ सकती है तो यही दोनों प्रूविंग है, सीरीज और पैरेलल वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, हर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूविंग्स है, तो बिल्कुल आप देख के जाइए इनको और फायदा मिलेगा आपको, प्लस इस पे क्वेश्चन भी आता ही आता है। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी की पूरी सीरीज और पैरेलल की प्रूविंग। बाकी ये पीडीएफ है आपके पास, पीडीएफ आप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं सीरीज पैरेलल का। तो द इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस 4 ओम, 20 ओम और कंडक्टर क्या है? 4 ओम का कंडक्टर है, आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, एज सोन इन द सर्किट, जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है। कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ए पहला क्या पूछ रहा है? टोटल रेसिस्टेंस। एंड देन करंट थ्रू द सर्किट, करंट भी बता दीजिए, और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप, यहाँ का अलग से वोल्टेज, और कंडक्टर यहाँ का अलग से वोल्टेज। बहुत ही हिट क्वेश्चन है। पावर ऑफ द लैंप, पावर बता दीजिए लैंप की, लैंप मतलब ये इलेक्ट्रिक लैंप वो 20 ओम वाला, तो इसकी पावर भी बता दीजिए। पावर तो अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये सर्किट 4 ओम, और लैंप क्या होता है? लैंप भी तो एक रेसिस्टेंस ही है, लैंप भी तो क्या है? यूनिट से पहचानो ना, 20 ओम क्या है? रेसिस्टेंस ही तो है, प्लस 6 वोल्ट की बैटरी है। बाकी ये एमीटर और ये की का हम करेंगे क्या? ये सब तो ठीक है, प्रैक्टिकली दिखाने के लिए सही है, लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए हमको इन दोनों की थोड़ी ना जरूरत है। हाँ, एमीटर में रीडिंग पूछा होता तो टोटल करंट पूछा होता, तो टोटल करंट पूछा भी है। एमीटर में कितनी रीडिंग आएगी? जितनी टोटल करंट पे फ्लो हो रही है। तो माइनस से प्लस की तरफ करंट फ्लो होगी, इधर माइनस से प्लस की तरफ आई करंट फ्लो होगी, और यही सेम आई करंट इधर भी जाएगी। तो इस आई करंट के पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों हमारे रेसिस्टेंसेस क्या है? सीरीज में है। कैसा कनेक्शन है ये? सीरीज कनेक्शन है। तो अगर सीरीज कनेक्शन है तो हम इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या होता है इक्विवेलेंट? सीरीज का भी प्रूविंग किया था, 3 के लिए किया था, R1 प्लस R2 प्लस R3 आया था। 2 के लिए कर रहे हैं तो क्या आएगा? R1 प्लस R2 सीरीज रेसिस्टेंस, R1 प्लस R2।
तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी कि टोटल रेसिस्टेंस हमारा आ जाएगा 4 ओम प्लस 20 ओम, दैट इज 24 ओम। तो पहला आंसर आपका है 24 ओम, ठीक है। उसके बाद द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट में कितनी करंट है। तो अगर मैंने इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लिया तो एक तरह से ये सर्किट मैंने मॉडिफाई कर दी। इन दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल रेसिस्टेंस मैंने निकाला है 20 प्लस 4 24। केवल ऐसा सीरीज में करना है, पैरेलल में मत करके चले आना कि ऐड करके फुर्सत हो गए। तो 24 ओम का रेसिस्टेंस है। वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट का वोल्टेज है। अब तो यार डायरेक्ट इसमें ओम्स लॉ लगाओ, करंट मिल जाएगी। ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। V की वैल्यू 6, I की वैल्यू नहीं पता, R की वैल्यू 24। तो I इज इक्वल्स टू 6/24, 1/4। पॉइंट में निकालना चाहते हो तो 4 से 1 को डिवाइड कर लो, पॉइंट लगाओ 0 लो, 4 2 ज़ा 8, 2 पॉइंट लिया ही है 0, 4 5 ज़ा 20, 0.25, 0.25। करंट है तो यूनिट क्या होनी चाहिए भैया, एम्पियर। करंट है तो यूनिट क्या है, एम्पियर, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा आंसर हमारा 0.25 एम्पियर। थर्ड आंसर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V अक्रॉस 20 ओम, यहां से यहां तक का वोल्टेज V के अक्रॉस कितना है। तो अगर हमको सर्किट की करंट पता चल गई, 1/4 है ना, अगर हमको सर्किट की करंट पता चल चुकी है तो यहां पे V इज इक्वल टू आई आर लगा देंगे तो वोल्टेज यहां का निकल जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस 20 ओम लैंप इज V इज इक्वल टू आई आर। आई कहोगे सर सीरीज सर्किट आई तो सेम ही जाएगा, 1/4 आई इंटू आर रखना है। आर कितना है इस प्लेस का, इस जगह का आर कितना है 20, 4 5 ज़ा 20। तो वोल्टेज अक्रॉस 20 ओम इज 5 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस 20 ओम इज 5 वोल्ट। तो ये आपका थर्ड आंसर है, ये आपका फर्स्ट आंसर था, ये आपका सेकंड आंसर है और ये आपका थर्ड आंसर है। कितना है 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप बताना था 5 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर बताना है। तो कंडक्टर के अक्रॉस कितना होगा, देखो एक तो कॉमन सी चीज है यार कि 6 वोल्ट की बैटरी है, अगर 5 वोल्ट अकेले इसने ले लिया तो इसके पास कितना बचा, 1 वोल्ट बचा। कॉमन सेंस वाली बात है लेकिन चलो करके दिखा देता हूं मैं तुमको। तो वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम निकाल रहे हैं, फिर से वही V इज इक्वल टू आई आर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई, आई यहाँ पे कितना है, कहोगे सर सेम ही है सब 1/4, और R यहाँ का कितना है 4, तो कट गया लो 1 वोल्ट आ गया ना 1 वोल्ट। तो वोल्टेज सीरीज सर्किट में क्या होता है, बट जाता है। तो ये देखो बट गया, तो आपका आ गया कंडक्टर के अक्रॉस कितना है 1 वोल्ट। और फाइनली पावर ऑफ द लैंप, फाइनली पावर ऑफ द लैंप, लैंप मतलब 20 ओम के अक्रॉस कितना पावर है। देखो पावर अभी हमने फॉर्मूला लिखा नहीं है लेकिन लो, पावर क्या होता है VI, पावर क्या होता है VI, वोल्टेज इनटू करंट। तो 20 ओम के अक्रॉस पूछा है तो यहाँ का वोल्टेज पता है तुमको और यहाँ का करंट पता है तो डायरेक्ट ही आ जाएगा VI। वोल्टेज 20 ओम के अक्रॉस कितना था 5 ओम का, 5 वोल्ट का, और करंट यहाँ पे कितना था, करंट था यहाँ पे निकाला था सेम ही है सब 1/4। तो 5/4 और निकालोगे तो 1.25 क्या वाट, पावर की यूनिट क्या होती है वाट। तो ये आपका चौथा आंसर आ जाएगा 1.25 वाट।
तो 0.25, 5, 1, 24 और 1.25। तो ये सब आंसर आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं इनको, और घर पे इसकी प्रैक्टिस ढेर सारी करिए। तो ये सब आप देख सकते हैं, देखो 0.25, 5 वोल्ट, 1 वोल्ट और 1.25 वाट। ठीक है, तो बस हम थ्योरी ऑलमोस्ट ख़त्म करने ही वाले हैं। थ्योरी के बाद ढेर सारे वीडियो पे आप कमेंट करिए और चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब करिए। तो इसके बाद हम आपके लिए एक न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे के पूरे 5 साल का सेट, हम इसको 2 घंटे 2.5 घंटे की वीडियो डालेंगे और पूरा का पूरा ये टॉपिक ख़त्म करा देंगे। तो एक वीडियो थ्योरेटिकल वाली ये हो गई, न्यूमेरिकल की एक और वीडियो 1-1.5 घंटे 2 घंटे में आपका काम हो जाएगा। तो इन सिस्टम ऑफ रेसिस्टर द टोटल रेसिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द डिफरेंट फॉर्मूलाज डिपेंडिंग ऑन हाउ द रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला आर करेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल रेसिस्टेंस। तो कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है टोटल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए? तो सीरीज में है, उसके लिए R1 + R2 + R3 करेक्ट फॉर्मूला है। अगर पैरेलल में है तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करेक्ट फॉर्मूला है। टोटल रेसिस्टेंस अगर निकालना है आपको दो रेसिस्टेंस का, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे 1/R1 + 1/R2 को जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R1 × R2/R1 + R2 भी आप कर सकते हो। तो तीसरा वाला भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जूल्स लॉ। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा जूल्स लॉ। लेकिन जूल्स लॉ से पहले एक टॉपिक और कर लेते हैं अपन, पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर अगर आप नोट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक पावर P = VI, P = VI, पावर = वोल्टेज इंटू करंट। और यहाँ पे वोल्टेज और करंट की डिफरेंट वैल्यूज रख के हम डिफरेंट फॉर्मूले भी ले आ सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि V = IR, ओम्स लॉ होता है। तो V के प्लेस पे अगर हम IR पुट कर दें, और एक I का मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है पहले से ही, तो P = I²R हो जाएगा। ये हमारा एक सेकेंड फॉर्मूला आप बना सकते हो पावर का, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। इसी तरह से अगर हम I = V/R पुट कर दें यहाँ पे मेन पावर वाले फॉर्मूले पे, तो V तो अपनी जगह पे है, लेकिन I के प्लेस पे हम क्या पुट कर रहे हैं? V/R। तो V × V, V²/R हो जाएगा। तो पावर का लो एक और फॉर्मूला बन गया, V²/R। ठीक है, तो 1, 2 और ये 3, ये 3 फॉर्मूले आपके पास है। किसके लिए? पावर के लिए, इलेक्ट्रिक पावर के लिए। और 3 के 3 आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगला टॉपिक है जूल्स लॉ। उस जूल्स लॉ में भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जूल्स लॉ कह दो, हीटिंग इफेक्ट कह दो, हीट जनरेटेड कह दो, वर्क डन कह दो, सब क्या होता है? एनर्जी कह दो, सब क्या होता है? पावर इनटू टाइम। ये मेन मास्टर फॉर्मूला है, पावर इनटू टाइम। एनर्जी = पावर इनटू टाइम। और पावर की अगेन 3 वैल्यूज आप रखोगे। तो E = P की जगह पे VIT रखो, VI रखो, तो एक फॉर्मूला मिल गया।
ई इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर रखो, टी तो है ही, एक और फॉर्मूला बन गया। ई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी रखो, एक और फार्मूला बन गया। तो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अलग अलग फार्मूले इसके बना सकते हैं, और कुछ टेंशन लेने वाली बात है नहीं। हो गया चैप्टर आपका खत्म थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये थ्योरी और प्लस कुछ न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में कर रहे हैं। अगर आपको फुल लेंथ वीडियो इसका चाहिए, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कराएंगे, एग्जैक्ट वही फंस भी जाएगा आपके पेपर में, तो आप ढेर सारे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब इस वीडियो को जरूर करें, और जल्दी से जल्दी हम इसकी सेकंड वाला पार्ट भी लाते हैं। और थ्योरेटिकल और कुछ न्यूमेरिकल, हर टाइप के क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल करा दिए हैं। ये वीडियो आपके लिए वन शॉट टाइप का है, पूरा पूरा वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट बनाइए पहले, और एक फुल न्यूमेरिकल वाली वीडियो करिए, आपके सारे के सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से हो जाएंगे। इसके बाद हम लाइट का भी वीडियो ला रहे हैं, और केमिस्ट्री के भी बहुत सारे टॉपिक ला रहे हैं, बायो के भी टॉपिक ला रहे हैं। तो ढेर सारा चैनल को सब्सक्राइब करो यार जल्दी से। तो करते हैं हम ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? एन इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस 900 वॉट ऑफ पावर। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि 900 वॉट्स ऑफ पावर यूज करता है व्हेन ऑपरेटिंग एट मैक्सिमम हीट, एंड 400 वॉट ऑफ पावर व्हेन ऑपरेटिंग एट मिनिमम हीट। तो मैक्सिमम हीट 900 वाट की है, मैक्सिमम हीट के केस में 900 वाट पावर लेता है, और मिनिमम जब आपने हीट किया है उसको तो 400 वाट लेता है। द वोल्टेज अक्रॉस इट इज 240 वोल्ट। कितने वोल्टेज के अक्रॉस लगा हुआ है? 240 वोल्ट के अक्रॉस। फाइंड द करंट एंड रेसिस्टर ऑफ द हीटर इन ईच केस। हर केस में, दोनों ही केसेस में, मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही केसेस में करंट और क्या बता दीजिए, रेसिस्टेंस बता दीजिए दोनों ही केसेस में। देखो रेसिस्टेंस तो, हीटर तो भाई एक ही है ना, हीटर तो दो अलग अलग है नहीं, उसमें बस आप मिनिमम मैक्सिमम कर रहे हो। तो हीटर एक है तो रेसिस्टेंस भी उसका एक ही आएगा, मटेरियल तो आप चेंज कर नहीं रहे हो, तो रेसिस्टेंस दोनों ही केसेस में एक आएगा। और दूसरी बात, वोल्टेज दिया हुआ है हमारा 240 वोल्ट, और पावर चलो पी मिनिमम पावर 400 वाट, और मैक्सिमम पावर 900 वाट दी हुई है। तो वोल्टेज 240 वोल्ट दिया हुआ है, पावर मिनिमम दिया हुआ है 400 वाट, मैक्सिमम पावर दिया है 900 वाट। तो वोल्टेज का कौन सा फॉर्मूला हम यहां पे लगा दें कि यहां पे पावर और वोल्टेज हो, और जिसमें हमको करंट मिल जाए इस केस में, जिसमें हमको क्या मिल जाए? करंट मिल जाए। तो P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू वी आई। अब यहां पे मिनिमम वाला रखोगे तो मिनिमम वाला करंट मिलेगा, और मैक्सिमम वाला रखोगे तो मैक्सिमम वाला करंट रहेगा। वोल्टेज तो सेम ही रहेगा दोनों केसेस में। तो पावर, चलो मिनिमम वाला रखते हैं, 400 जब रखते हैं तो वोल्टेज तो हमको पता है 240 वोल्ट, और करंट फिर कौन सी आएगी? मिनिमम वाली आएगी, 240 जाएगा, डिवाइड में 400 बाई 240 इज इक्वल्स टू मिनिमम करंट, और 0 से 0 काट लो, 4 का 10 टाइम्स, 4 का 6 टाइम्स, 2 5 जा 2 3 जा 5/3, या 1.267 एम्पियर, ये आपकी मिनिमम करंट हो गई। उसके बाद मैक्सिमम करंट आप फाइंड कर लो, आई मैक्स। कैसे निकालोगे भाई? V इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू वी आई। अब यहाँ पे अगर मैक्सिमम पावर डालोगे 900, तो मैक्सिमम आपको करंट मिल जाएगा 240। वोल्टेज की वैल्यू है I है, I इधर इस पर भेजो 900 बाई 240, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 3 का 8 जा, 3 का 3 जा 0, 30/8 आ गया आपका, 8 3 जा 6,
7 जा 4 और 4 जा समथिंग एम्पियर। ठीक है जी, तो ये आपका आई मैक्स है, आपका आई क्या है, मैक्स है। तो 3.75 एम्पियर के अबाउट आया है मैक्सिमम करंट, और 1.67 के अबाउट आया है मिनिमम करंट। उसके बाद और क्या पूछ रहा था वोल्टेज, पूछ रहा था रेसिस्टेंस बता दीजिए। क्या बता दीजिए, रेसिस्टेंस। देखो रेसिस्टेंस मैंने बताया ना, दोनों ही केसेस में रेसिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर करंट आ गया है किसी भी केस का, तो दोनों में से कोई भी एक केस उठा के रख दो, V = IR में, वहां पे आपको करंट, वहां पे आपको रेसिस्टेंस मिल जाएगा। तो V = IR लगा दो। V की वैल्यू 240, I की वैल्यू कोई वाली भी उठा लो, चाहे फर्स्ट वाली उठा लो, क्या आई थी 3.75 इंटू R। तो रेसिस्टेंस दोनों ही केसेस में अलग अलग होगा। तो R = 240/3.75। इसको आप कैंसिल आउट करोगे, तो रेसिस्टेंस आपको ईच केस में निकालना है, तो आप बिल्कुल शुरू कर सकते हो। दोनों ही केसेस में अलग अलग करंट है, तो अलग अलग रेसिस्टेंस निकलेंगे। V = IR लगा दो सिंपल। V की वैल्यू क्या है 240, I की वैल्यू क्या है फर्स्ट केस में 3.75 इंटू R, ये मैक्सिमम वाला केस है, तो R मैक्स निकलेगा यहाँ से। इसको डिवाइड में डालो, 240/3.75 = R मैक्स, और ये पॉइंट हटा लो, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। R मैक्स विल बी 24,000/375। इसको आप काट लोगे, 5 से काटो, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 से काटो इसको, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, 00। फिर 5 से काटो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 9 जा 45 और 5 6 जा 30 और एक 0 और अभी, और 5 से 5 3 जा 15, 5 से और काटो, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10। तो 192 ये तो कटेगा 3 से, तो 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12, तो 64 ओम आपका क्या हो गया, मैक्सिमम रेसिस्टेंस आ गया पहले वाले केस का। दूसरे वाले केस का रेसिस्टेंस निकालने के लिए अगेन V = IR हम लगा देंगे। V की वैल्यू वही 240 है, I की वैल्यू चेंज हो चुकी है। I की वैल्यू क्या आई थी 1.67 समथिंग आई थी, मीन्स 5/3 के अबाउट आई थी ना। तो इंटू R, अब R कौन सा मिलेगा, मिनिमम वाला मिलेगा। तो 5 से इसको डायरेक्ट काट लो, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40 और 3 टाइम्स 48 इज 4 12 + 2 144 और ओम, दैट इज मिनिमम। अच्छा सॉरी, ये मैक्स, ये मिनिमम वाला था जब रेसिस्टेंस मिनिमम। तो जब हाई रेसिस्टेंस होगा तो कम करंट जाएगी, जब कम रेसिस्टेंस होगा तो हाई करंट जाएगी। हाई करंट जाएगी तो ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा। इस तरह से करके आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज में, इलेक्ट्रिक हीटिंग में। इलेक्ट्रिक फ्यूज वो डिवाइस होता है हमारे घर पे, जो आपने देखा होगा ना आपके एमसीबी में, जहाँ पे प्लग वग लगाते हैं वहाँ पे एक रेड एक फ्यूज लगा होता है, वो चमकता भी रहता है। जब भी आपके घर पे एक्सेस करंट आएगी, आपके घर में कोई ज़्यादा करंट किसी लीकेज की वजह से सप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पे फ्यूज क्या होता है, खुद से हीटिंग की वजह से क्या होता है, वहाँ पे गल जाता है, पिघल जाता है।
और सर्किट को क्या करता है, वो ब्रेक कर देता है, जिससे कि आपके घर पे जो प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको बर्न होते हुए न दिखें, आप बर्निंग से बच जाएं, आपके घर में आग लगने से, शॉर्ट सर्किट से बच जाएं। तो पहला काम तो इम्पॉर्टेंट है हीटिंग का, क्या, फ्यूज के फॉर्म में, जो कि खुद को गला के आपकी सर्किट को क्या करता है, ब्रेक कर देता है और बचा लेता है आपके घर की सर्किट। दूसरा काम है, जैसे कि लाइट बल्ब जो पहली बार बनाया गया था वो वायर्स की हीटिंग की वजह से ही उसमें ग्लो आया था, और आज के टाइम पे हम हीटर यूज करते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो वायर होते हैं टंगस्टन के, उसमें बहुत सारा करंट दौड़ाया जाता है, तो हाई करंट की वजह से वहाँ पे हाई हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट का हम यूज़ कर सकते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट का ये बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। फ्यूज़ आप देख सकते हो किस तरह से देखने में लगता है। इलेक्ट्रिक पावर का सारा कार्यक्रम आपको करा दिया। अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज कॉल्ड व्हाट, वाट आवर, क्या कहते हैं इसको, the amount of energy delivered by a power of 1 kilowatt in 1 hour is called kilowatt hour. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ढेर सारा चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और देखेंगे आप कि हम बहुत ढेर सारा कंटेंट, 1 शॉट वीडियो, फुल लेंथ वीडियोस, पूरा का पूरा फुल कोर्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का हम लेके आएंगे अलग अलग टीचर्स के साथ। तो ढेर सारा सपोर्ट आपका चाहिए हमको, और देखिए नए नए वंडर्स हम करते हैं एजुकेशन की फील्ड में। थैंक यू।